आज हम आपके सामने फिर से एक नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और इसमें बहुत इंजॉय करेंगे। रियली मेरे तो ये चैप्टर, ये लेसन बहुत फेवरेट रहे हैं बचपन से। माय फ्रेंड, माय पॉलिसी, माय मोटो is if you are thinking scoring your marks 99% plus, then you need to see this video very carefully without leaving any moments. Okay, and I can give you a faith without any kind of tuition you can score 99% plus marks. Definitely you will be in top ranking positions. And सबसे जो रूल ऑफ थंब है, किसी भी चीज़ को सबसे पहले ये समझना चाहिए वो बहुत ही इजी होता है ना, और वाकई इजी होता है ना। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स, यू नो वेरी वेल, फोर्स सभी को पावर चाहिए, है ना, बल, है ना। तो हम लोग इस लेसन को बहुत ही केयरफुली ध्यान से देखेंगे कि ये क्या है, और इसके एक एक पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, बट before starting I am requesting all of you कि please subscribe, likes and share this video, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा है कि अब हम आपके सिलेबस के सारे कंटेंट्स को हम लेके आ रहे हैं, तो आपको ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है ना। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, है ना। फर्स्ट पॉइंट इज फोर्स, बल। फोर्स क्या होता है? एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश दैट चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, ऑफ मोशन और डायरेक्शन और डायमेंशन ऑफ द बॉडी। बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी भी चीज़ को हम लोग बल कैसे लगाते हैं? पुश करते हैं, पुश मतलब ऐसे धक्के मारते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं, है ना। और भी दूसरे मेथड है ना। तो हम लोग और इसी एग्जाम्पल लेके जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे आप ये देखिए, हम लोग रेलवे स्टेशन में जाते हैं, हम लोगों को एक ट्रॉली दे दी जाती है, या किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, हमें ट्रॉली इस टाइप का, हमें एक ट्रॉली मिल जाता है, हम उसमें शॉपिंग करते हैं और पुशिंग करते हुए, पुशिंग फोर्स से हम लोग ऐसे धक्के मारते हुए हम लोग लेके जाते हैं, है ना, बिलिंग के लिए। तो ये है पुशिंग फोर्स। ये क्या है? पुलिंग, हम लोग खींच रहे हैं, है ना। किसी चीज़ को हम लोग खींचते हैं, कोई बॉक्स है उसको खींच के दूसरे प्लेस पे लेके जाना है, तो हम लोग ऐसे अपना फोर्स लगाते हैं और खींचते हैं, पुलिंग फोर्स, है ना। पुश और पुल में अंतर समझ में आ गया? पुश मतलब धक्के मारना, पुल मतलब खींचना। अब जब हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो इसका एक यूनिट होता है ना। यूनिट क्या होता है? इसको हर एक चीज़ का हम लोग जैसे डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में, तो फोर्स को हम लोग किस में नापते हैं? न्यूटन में, है ना। ये यूनिट्स होता है। जैसे एक देखिए, यहाँ पर हम लोग ये बचपन में ये रस्सी खेल करते थे। ये देखिए, इधर जो है 3 पर्सन है, इधर भी 3 पर्सन है, तीनों कितना बल लगा रहा है? 300 न्यूटन, और ये भी लगा रहा है 300 न्यूटन। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ ये होगा, रस्सी जहाँ था वहीं रहेगा। दिस इज ए
इक्वल फोर्स। दूसरे एग्जांपल में देखिए, ये रस्सी में 3 इधर हैं, 3 पर्सन इधर हैं, लेकिन इसकी जो फोर्स की पावर है वो ज़्यादा है, 400 न्यूटन है, और ये कितने हैं, 300 न्यूटन है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये इस साइड वाले पर्सन इस रस्सी को अपनी ओर खींच लेंगे क्योंकि इसकी फोर्स ज़्यादा है। ओके, तो ये तो हम लोग पुल और पुश का ये किए, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, एन एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी ताकत, इन द फॉर्म ऑफ पुल एंड पुश दैट चेंजेज और टेंड टू चेंज, ट्राई करता है चेंज करने के लिए द स्टेट ऑफ रेस्ट। एक्चुअली प्रकृति का नियम क्या है कि जो चीज़ स्थिर है वो स्थिर रहना चाहता है, जो चीज़ मोमेंट्स में है वो मोमेंट्स में रहना चाहता है। तो यहाँ पर क्या है ना, तो जैसे ये स्थिर है, हम लोग इसको खींच रहे हैं, है ना। अब यहाँ देखिए बॉल को, नेक्स्ट एग्जांपल में ये है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्ट विल बी रिमेन रेस्ट। ये बॉल है, ये अपनी ही जगह पे रहना चाह रहा है जब तक कि हम उसे किक नहीं मार देते। ये देखिए, यहाँ से हम एक प्लेयर आया, इसने किक मारा, आप किक मारते हैं ना, फुटबॉल खेलते हैं ना, इसने किक मारा, जब किक मारा और बॉल ऐसे ऊपर स्विंग करते हुए ऊपर चला गया, है ना, तो ये मोशन में आ गया। और फिर ये कहाँ जाके लगा, नेट में। नेट में जैसे लगा तो इसके मोमेंट्स जीरो हो गए, तो ये वहाँ रुक जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, फिर वो ज़मीन पे आ जाएगा, है ना। तो दिस इज ए फोर्स। इज इट क्लियर, है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि जो है ये क्या कर रहा है। दूसरा होता है डायमेंशन, इसमें एक पॉइंट्स हैं, मोशन और डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब जैसे हम किसी के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। कोई आपने देखा होगा कि हॉकी में कोई उधर से जो है हॉकी में हिट करता है और बीच में कोई अपना हॉकी स्टिक्स लगा के उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है, दूसरी डायरेक्शन में भेज देता है ना, तो डायरेक्शन चेंज कर देता है। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है, जैसे हमने किसी चीज़ पे बल लगाया, है ना, बॉल कोई भी जो है यानी बॉल है, उस पर हमने हथौड़े से मारा तो क्या होगा, बॉल टूट सकता है ना। तो डायमेंशन ऑफ बॉडी वो चेंज हो जाता है। ओके, एनी डाउट माय फ्रेंड? आई थिंक नो डाउट, because we have just started and this is the first definitions force, है ना। let's now be carefully, हम लोग हर एक पॉइंट्स को बहुत बारीकी से देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि बल, टाइप ऑफ फोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। एक्चुअली ये 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये मेन टाइप है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, फोर्स विच कैन बी अप्लाइड, है ना, इसका डेफिनेशन क्या है, फोर्स विच कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ ऑब्जेक्ट। जैसे हमने देखा अभी, हम पुश कर रहे थे, पुल कर रहे थे, या बॉल को किक कर रहे थे, तो उसमें हम एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं, विदाउट कॉन्टैक्ट नहीं होता, है ना। तो दिस इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट क्या होता है, फोर्स विच कैन बी अप्लाइड विदाउट कॉन्टैक्ट विथ ऑब्जेक्ट। जब हम लोग बिना किसी कॉन्टैक्ट का उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए बाध्य कर देते हैं तो उसे बोला जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वो क्या होता है, जैसे अज्यूम कीजिए कि अभी हम नेक्स्ट में एग्जांपल देंगे, लेकिन मैं सिंपल सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आई एम डिस्क्राइबिंग कि अज्यूम कीजिए एक लोहा है, लोहा का टुकड़ा है, आप दूर में एक मैग्नेट से रखेंगे तो मैग्नेट्स अपनी क्षमता के अनुसार से उसे अपनी ओर खींच लेगा। तो दिस इज ए नॉन कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट किए। ओके, तो ये देखिए कॉन्टैक्ट का हमने अभी बोला था कि एग्जांपल देंगे। ये देखिए मसल्स फोर्स, इस चीज ये जो थिंग्स है ये एथलेटिक्स ने इसे हाथ से उठा लिया, है ना, सीधा अपनी मस्कुलर फोर्स के द्वारा इसे हाथ से उठाया, तो इसको बोलते हैं ये एक मस्कुलर फोर्स है। दूसरा क्या है,
मैकेनिकल फोर्स, जैसे ये एक वेल है, कुआं है, कुआं से हमें पानी निकालना है, डायरेक्ट अगर निकालेंगे तो हमें ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होगा। हमने एक टेक्निक लगा लिया, मैकेनिकल फोर्स। पहले हम लोग गांव में इसी टाइप से कुएं से पानी निकालते थे, है ना। तो इससे हमें क्या हो जाता है, ये एक चक्री होता है, चक्री के की ओर में हमने रस्सी लगा दी है, और रस्सी को जैसे हम लोग खींचते हैं तो आसानी से वो ऊपर आ जाता है, बाल्टी, है ना, बकेट्स, तो ये आसानी से आता है। तो ये कांटेक्ट है। दूसरा क्या है, एक ये चाहे बच्चे हैं जो मूविंग कर रहा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। ये नीचे देखिए एक व्हील लगा हुआ है ना, 4 व्हील्स हैं, 4 व्हील्स इधर हैं, 4 व्हील्स दूसरे साइड में हैं, है ना। तो ये वहाँ से मूविंग कर रहा है, तो दिस इज ए फ्रिक्शनल फोर्स। और ये देखिए ये बैटिंग कर रहा है, बैटिंग में बॉल बाउंड्री के बाहर तभी जाएगा जब ये बैट से जबरदस्त हिट करेगा, है ना। तो ये हो गया कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट क्या होता है, आपने न्यूटन का नाम सुना होगा, है ना। न्यूटन साहब क्या थे, ही वॉज सिटिंग अंडर द एप्पल ट्री, है ना, एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, और ऊपर से जब एप्पल नीचे बैठा, नीचे गिरा, तो वो उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इन्वेंट कर दिया, है ना। देखिए कितने जो है तीक्ष्ण माइंड होते हैं। उन्होंने सोचा कि आफ्टर ऑल ये पेड़ से जो एप्पल नीचे गिरा वो नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो इससे क्या हो गया कि उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की थ्योरी दे दी। अभी हम लोग देखेंगे। ये देखिए मैग्नेट के एग्जांपल दिए हुए थे। मैग्नेट में ये यानी कुछ लोहे के कण हैं, इसको अगर हम लोग सामने अगर रखेंगे तो ये इसको खींच लेगा। मैग्नेट में 2 टाइप के पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, है ना। तो ये आपको जब हम मैग्नेट का वो करेंगे तो उसमें पूरा बताएंगे, साउथ पोल क्या होता है, नॉर्थ पोल क्या होता है। जब एक समान पोल, है ना, एक ही डायरेक्शन में रहता है, एक साथ अगर साउथ को साउथ से अगर करेंगे तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। साउथ के सामने अगर नॉर्थ पोल रखेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट कर लेगा, चिपक जाएगा एक दूसरे से, है ना। तो ये हम लोग डिटेल में करेंगे। अभी हम सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर साउथ लिखा हुआ है, नॉर्थ लिखा हुआ है। अगर यहाँ दूसरा अगर यहाँ साउथ ला देंगे तो नहीं चिपकेगा, बट नॉर्थ अगर लाएंगे तो चिपक जाएंगे। लोहे का कोई ये ला देंगे तो अट्रैक्ट कर लेगा। ओके बच्चे, आपको बोर नहीं होना है माय फ्रेंड, एंजॉय करके सीखना है ना। एंजॉयमेंट इज द आर्ट ऑफ लाइफ, है ना। एंजॉयमेंट जो है लाइफ का एक आर्ट है। एंजॉय कीजिए और सीखिए, कभी माइंड्स को प्रेशराइज करके मत सीखिए, है ना। ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना। अब ये देखिए जो हमने एग्जांपल दिया था, बैलेंस फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। दूसरा क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स। अब ये देखिए रस्सी वाला जो एग्जांपल दिए हुए थे, तो इधर भी 300 न्यूटन का बैलेंस वो फोर्स लग रहा है, और इधर भी 300, तो ये क्या हो जाएगा, रस्सी जहाँ के तहीं रहेंगे। दैट मीन्स इसका डिफिनीशन क्या होगा, बैलेंस फोर्स डजंट कॉज एनी चेंजेज इन द मोशन, दे आर इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शंस। जब इक्वल और अपोजिट दोनों साइड का फोर्स हो तो क्या होगा बच्चे, जो चीज जहां है वहीं रहेंगे। अब ये देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स, पहले डिफिनीशन, अनबैलेंस्ड फोर्स cause changes in the motion, they are equal in not size and opposite in directions। दोनों की फोर्स जो है एक समान नहीं होनी चाहिए और दोनों अपोजिट होनी चाहिए। और फोर्स का जो है एसआई यूनिट्स क्या होता है, न्यूटन। ओके अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है,
फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। आपको पता है एक्सीलरेशन हमने बहुत डिटेल में बताया था मोशन में। ए इक्वल टू क्या बताए थे, याद है? ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी एक था, दूसरा था ए इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। रिमाइंड हो गया ना बच्चे, है ना? बिल्कुल माइंड को बिल्कुल शार्प रखिए और हम लोग एक एक चीज को समझेंगे। और इसके शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, F इक्वल टू एम इंटू ए। ओके, अब ए के स्थान पर ए का जो वैल्यू है वो होता है v माइनस यू बाई टी। इसको हम लोग एक बार लिख के देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया, F इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू बाई टी, या दूसरा लिख सकते हैं F इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, क्योंकि ये जो हमने जो इक्वेशन लिखे हैं एक्सीलरेशन का, हमने प्रूव करके भी देखा था। ओके, अब हम लोग देखते हैं एसआई यूनिट क्या होता है। हमने अभी बताया भी न्यूटन। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फोर्स का एसआई यूनिट्स क्या होता है, तो दैट इज ए न्यूटन। एंड सीजीएस यूनिट्स क्या होता है, व्हाट इज सीजीएस यूनिट्स, है ना? तो वो होता है डैन। डाइन नहीं बोलेंगे, है ना, डैन, है ना? तो जब ये दोनों यूनिट्स फोर्स का है तो श्योर ये दोनों में कुछ रिलेशन होंगे। तो रिलेशन क्या है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ओके, इज क्लियर? अब आता है टाइप ऑफ क्वांटिटी। ये जो हमने 1 जो हमने लिखा है, तो ये क्वांटिटी का टाइप कैसा होता है, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए जो फोर्स होता है F के ऊपर में हम लोग एरो बना देते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप मोशन वाले चैप्टर में जाएंगे और उसमें डिटेल में देख लेंगे। तो दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना? बट इन शॉर्ट टर्म्स, शॉर्ट वे, इट्स हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हों उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, नो डायरेक्शन, दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब आता है इनर्शिया। इनर्शिया हम लोग क्यों कर रहे हैं, अभी तो हम लोग एक्चुअली इनर्शिया हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि कुछ जो है हम लोग ये हमारे टर्म्स में यूज होंगे। इनर्शिया क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और टू कीप द मूविंग यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड इनर्शिया। कोई भी ऑब्जेक्ट्स, है ना, जो रेस्ट में है ना, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है और जब तक कि हम उसको बाध्य ना कर दें, है ना। जैसे एज्यूम कीजिए फॉर एग्जांपल, ये देखिए एक हमने ग्लास लिया है, ग्लास के ऊपर एक सिंपल सा वुड हमने रखा है और उसके ऊपर एक कार्ड रखा है, वुड का कार्ड है, और उसके ऊपर एक कॉइन्स रखा है। ओके, कॉइन्स देखिए वो ना ग्लास में जा रहा है ना कुछ। तो यहाँ पर क्या है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने एक फोर्सफुली इस कार्ड जो है, ये वुड का जो कार्ड है, वुड का ले सकते हैं, पेपर का ले सकते हैं, एक प्रैक्टिकल करने के लिए हमने इसे फोर्सफुली स्पीडली हमने खींच लिया। खींचने के बाद क्या होगा, क्या हुआ कि जो ये कॉइन्स हैं वो आपके ग्लास में गिर गए, ना कि इस पेपर के साथ ऐसे मूव। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ स्थिर है, कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट रहना चाहता है। जैसे हमने इसको मूवमेंट्स में किया तो ये तो कांस्टेंट था, वो कांस्टेंट ही रहना चाहा और वो कहाँ गिर गया, ग्लास में। ओके, दैट्स क्लियर। कैन आई मूव नाउ?
एनी डाउट? नो डाउट। चलिए तो हम लोग मूव करते हैं, लेकिन अब आप लोगों से दोस्ती बहुत पुरानी हो गई है ना? तो और ये हम लोग जो है मजाक भी करेंगे, है ना? बिल्कुल, क्योंकि क्लास बोरिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो इसकी जो है आप प्रैक्टिकल करके आप देखेंगे, और जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें कमेंट्स करेंगे कि आपके कॉइन्स जो है ग्लास में गिरे या नहीं गिरे, क्योंकि ये तो सिंपल था, घर में ग्लास रहता है, एक पेपर आप ले लेंगे और एक उस पर कॉइन्स ले लेंगे, मम्मी पापा से मांग लेंगे, है ना? और इस कार्ड को रखने के बाद इस टाइप से आप रखेंगे और इस कार्ड को स्पीडली खींच लेंगे, तो फिर आप मुझे बताएंगे कि आपके कॉइन्स जो है ग्लास में गिरे या नहीं। ओके बच्चे, चलिए आई एम मूविंग बट आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग टू यू, है ना, जस्ट बिफोर मूविंग, है ना, गोइंग अहेड, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक्स एंड शेयर दिस वीडियो, है ना, इसे शेयर करें। तो इनर्शिया कितने टाइप्स के होते हैं, कितने उसके जो है होते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना? तो ये 3 होते हैं। ये छूट गया था, है ना? अच्छा हुआ ये स्लाइड ने हमें दे दिया। ओके, अब यहाँ आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का नियम, है ना? न्यूटन मैंने आपको बताया ही था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसने कब दिया था कि एक एप्पल के पैर के नीचे बैठा था, और वो एप्पल जब जमीन पर गिरा तो उन्होंने सोचा आफ्टर ऑल ये जमीन पर ही क्यों गिरा। उसके बाद उन्होंने पहला मोशन का नियम दिया, ओके, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो उन्होंने क्या दिया, क्या बोला उन्होंने? ये सेम ये न्यूटन साहब के हैं नियम है, इसे आप याद कर लेंगे, है ना? An object remain in state of rest or of uniform motion is a straight line unless and until an external balanced force is applied on it। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? कोई भी ऑब्जेक्ट्स अपने ही स्थिति में रहना चाहता है, जिस स्थिति में वो है, अपने स्थिति मतलब जिस स्थिति में वो है। कब तक रहना चाहता है? जब तक कि कोई बाह्य बल उसे वो स्टेटस में बदलने पे मजबूर ना कर दे, तो उसे हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। ओके, जस्ट लाइक वी हैव सीन द एग्जांपल, फर्स्ट लॉ, ये बॉल था, ये अपना स्थिर है, तो ये स्थिर रहना चाहता था। एक प्लेयर आया, उसने इसे किक मारा, किक मारने के बाद देखिए ये ऊपर चला गया, है ना? ऊपर में चलने के बाद जो है वो ऊपर ही जा रहा था, लेकिन आप जानते हैं कि एयर में भी एक फ्रिक्शनल पावर होता है। उसके बाद ये कहाँ जाके टकराया? एक नेट से। जैसे वो नेट से टकराया, इसकी फोर्स, उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो 0 हो गया। 0 होने के बाद ये फिर जो है ये नीचे आ गया, नीचे गिर जाएगा। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए एक बॉल है, इधर से भी धक्के मार रहे हैं, इधर से भी धक्के मार रहे हैं, लेकिन ये मूवमेंट्स कब होगा? जब एक का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो उस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। नेक्स्ट ये देखिए, ये बच्चा जो है कितनी स्पीडली इस बॉल को जो है ऊपर उछाल दिया। तो ये हवा अभी जो है ज़मीन से ऊपर है, लेकिन ये ज़मीन से ऊपर कब तक रहेंगे? जब तक कि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे ना खींच ले, है ना? तो वो नीचे आ जाएगा। ओके, कोई डाउट? अगर डाउट हो तो कमेंट्स करेंगे, है ना? बोरिंग बिल्कुल नहीं होंगे, है ना? क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे तो अपनी लाइफ में सबसे अच्छा बचपन में लगता था कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, दैट इज़ वेरी इजी टॉपिक्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग, है ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं मोमेंटम।
अब हम लोग मोमेंटम क्यों करेंगे, क्यों सीख रहे हैं? हम तो अभी न्यूटन का नियम सीख रहे थे। एक्चुअली सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम इस टर्म को यूज करेंगे, मोमेंटम का, इसलिए हम लोग उस टर्म्स को पहले ही देख रहे हैं। तो मोमेंटम का जो है को हम लोग इसका ये क्या होता है कि कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई डिनोट करते हैं, तो पी पर ऊपर में एक एरो की दे देते हैं, तो इससे हम लोग इसे आइडेंटिफाई करते हैं। मोमेंटम क्या होता है? द मोमेंटम इज द मेजर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मोमेंटम इज द मेजर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कितनी क्लियर है? मोमेंटम क्या है? एक ऐसे मेजरिंग ऑब्जेक्ट हैं जो मूव कर रहा हो, मतलब चल रहा हो, है ना, और जिसमें मास हो, वजन हो एंड वेलोसिटी हो, गति हो, है ना। तो इसके क्या होते हैं? P इक्वल टू होता है m इंटू वी, है ना। ऐसा यूनिट्स क्या होगा? m का क्या होता है? मास का kg, और v मतलब वेलोसिटी m पर सेकेंड। तो इसका SI यूनिट्स क्या होगा? kg मीटर पर सेकेंड। ओके, जैसे एज्यूम कीजिए कि हमें मोमेंटम निकालना है इस कार का। ये कार का मास कितनी है? 1000 kg, और वेलोसिटी कितनी है? 16 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। अगर ये मोमेंटम इसका निकालना है तो क्या होगा? P इक्वल टू m इंटू वी। m कितनी है? 1000 kg। v कितनी है? 16 मीटर पर सेकेंड। तो इसके दोनों को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16,000 kg मीटर पर सेकेंड। कितना इजी है ना? इजी है ना बच्चों? माय फ्रेंड, है ना, एंजॉय कीजिए, इसको देखिए, है ना। नहीं समझ में आए थोड़ी सी बैक कीजिए और फिर से देखिए, है ना, आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत इजी मेथड से मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको ट्यूशन के बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ट्यूशन जाने से मैंने आपको बताया था कितने लॉस हैं। पहला, आपके टाइम लॉस हैं, आपको वहाँ जाने में आने में समय लगेगा। दूसरा, आपके मनी लॉस हैं, है ना। आप अभी ट्यूशन बहुत महंगा सभी प्रोवाइड करते हैं, तो जब आपको इजी मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो क्यों अपने मम्मी पापा के पैसे बर्बाद करेंगे? ओके, और कहीं अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स कीजिए। एंड मोमेंटम क्या है? लास्ट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, स्केलर नहीं है। ओके, क्योंकि इसमें मास और वेलोसिटी दोनों है ना, डायरेक्शन दोनों है। ओके, कैन आई मूव दिस इन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन? या, दिस इज ए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या है ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is directly proportional to applied unbalanced force in the direction of force, है ना। समझ में आया? चलिए इसको हिंदी में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल परफेक्ट अगर वर्ड में मैं बोलूं तो वो होता है संवेग में परिवर्तन की दर। क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वस्तु उसी दिशा में क्रियाशील होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। ओके, अब हम लोग इसको समझते हैं। इसमें क्या है? अब ये देखिए, एक कोई पार्टिकल्स हैं, है ना। अब ये जो पार्टिकल्स हैं वो इस दिशा में मूव हो रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये इस दिशा में मूव हो रहा है। क्यों?
क्योंकि इसमें हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, है ना। अब हम लोग इसको मानते हैं कि मास कितना है, m मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी v मान लेते हैं, यूज्ड फोर्स F, ये F है। अब यही ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो मास कितनी होगी, मास तो वही सेम होगी m, और दिस इज नहीं सॉरी, यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी लिखा हुआ है बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज ए फाइनल वेलोसिटी, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो इनिशियल तो यहाँ था, तो दिस इज ए फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, है ना, फाइनल वेलोसिटी है v। अब हम लोग देखते हैं इसके डिफिनीशन से, द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यहां हमने लिख दिया चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन जब आ गया तो वहाँ टाइम भी हो जाएगा, तो अपॉन टाइम, और किसके प्रोफेशनल हैं, फोर्स के, तो F है ना, F में हम लोग फोर्स के प्रोफेशनल हैं, है ना। तो यहाँ पर F जो है, F प्रोपोर्शनल टू, यहाँ मोमेंट, चेंज ऑफ मोमेंट्स में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर छोटा सा इधर चेंज, ये पहले हम लोगों को जो होता था चेंज ऑफ मोमेंटम, उसको हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा कि चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ है मास है m और फाइनल वेलोसिटी है v, तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि उसका यानी फोर्स का फॉर्मूला होता है mv, है ना, मास इनटू वेलोसिटी, तो mv माइनस कितना हुआ, m, इनिशियल मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, माइनस mv, है ना, तो ये हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पर होता है ये निकालना है हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट मतलब रेट किससे होता है, टाइम से, तो जस्ट अपॉन टाइम हम लोग दे देंगे, तो हो जाएगा mv माइनस mu अपॉन t, है ना। तो उसी को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, फोर्स प्रोपोर्शनल, mv उसका सिंबल्स ये होता है प्रोपोर्शनल का, mv माइनस mu अपॉन t, है ना। तो इसको हमने यहाँ पुटअप कर दिया। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, m को हमने कॉमन निकाल लिया, f प्रोपोर्शनल, यहाँ m को निकाल लिए ब्रैकेट में v माइनस u, ये है v u अपॉन t, ठीक है। अब आपको पता होगा v माइनस u अपॉन t किसका होता है, एक्सीलरेशन का, है ना। ये देखिए एक्सीलरेशन का हमने यहाँ लिखा भी है v माइनस u अपॉन t, तो ये क्या हो जाएगा, f प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब हम लोग प्रोपोर्शनल को हम चेंज कर देते हैं कांस्टेंट में, कांस्टेंट में हम लोग इक्वल टू में चेंज करने के लिए क्या करना होगा कि हम लोग लिखेंगे f इक्वल टू k इज कांस्टेंट, m a, तो ये हो गया k, है ना, m a, तो k जो है एक्चुअली कांस्टेंट है। जैसे एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे मास जो है 1 kg है और वेलोसिटी भी अगर 1 किलोमीटर्स में है, तो क्या हो जाएगा, ये सारे कांस्टेंट हो जाएंगे 1, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं f इक्वल टू एम ए, मतलब k को हम हटा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं f इक्वल टू एम ए, ठीक है। या दूसरा हम लोग इसको लिखेंगे f इक्वल टू m ब्रैकेट में v माइनस u बाई टी, ये हमने
दोनों टाइप की इक्वेशन को क्यों रखा? क्योंकि हम लोग ये न्यूमेरिकल में हमारे ये काम है ना। कहीं अगर मास और एक्सीलरेशन रहेगा तो हम लोग इसको यूज करेंगे। मास, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम रहेगा तो हम लोग इसको यूज करेंगे, है ना, अगर हमें फोर्स निकालना हो तो। ओके, वहाँ कुछ भी हो सकता है। वहाँ कभी कभी आपको दे सकता है कि मास, जो ये फोर्स आपको दे दिया, मास आपको दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, टाइम दे दिया, बोलेगा फाइनल वेलोसिटी निकालें, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, है ना। तो बी केयरफुली, आई नो वेरी वेल यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर स्मार्ट नहीं होते तो कोई और वीडियो देखते, सोचते कि चलो वो आधे घंटे वाला वीडियो देख लेते हैं, 10 मिनट वाला देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म्स कभी भी हमें नहीं सोचनी चाहिए, है ना। अभी मुझे नहीं पता कि इसमें कितने टाइम लगेंगे, लेकिन हम आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, चाहे वो जितने भी टाइम लगे। मे भी पॉसिबल 40 मिनट लगे, 50 मिनट लगे, 1 घंटे लगे, है ना। तो बिल्कुल आप कंसंट्रेशन से बैठिए और हम इस पूरी लेसन को कंप्लीट करेंगे। ओके ओके बच्चे, कैन आई मूव? या, है ना। अब आता है हाउ टू कैच ए बॉल। ये एक टर्म्स है जो आपके क्लास 9 में है ना। हम बॉल को कैसे, हम लोग प्ले ग्राउंड में जाते हैं, है ना, इसके पिक्चर को ले आते हैं। हम लोग एक प्ले ग्राउंड में जाते हैं और जानते हैं कि आई लाइक क्रिकेट, हमने वी लाइक क्रिकेट, हम लोग को क्रिकेट खेलना बेहद पसंद आता है ना। कोई है बच्चे जिसको क्रिकेट खेलना पसंद नहीं आता? सभी को आता है। तो आप लोग देखते होंगे कि जब इंडिया और किसी देश से जो है, किसी भी देश से जब जो है क्रिकेट मैच होते रहता है, हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, अरे देखो क्या स्पीड में मारा, है ना। या हम लोग सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं जब बॉल छूट जाता है। तो हम लोग इस पे बात करेंगे, बॉल छूटता क्यों है। ये देखिए, एक बॉल है, हमने एक मान लिया है, इसकी मास जो है ये 100 ग्राम्स का है, और इसकी जो वेलोसिटी है जो आ रहा है वो 100 मीटर पर सेकंड के अनुसार से ये आ रहा है और हमारे हाथ में आएगा। तो सब मान लीजिए, ये जूम कीजिए, ये इस स्पीड से आ रहा है, और आप जानते हैं कि फोर्स का क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो आप ये सोचिए, ये अगर सीधे मेरे अगर हाथ में आएगा, प्लेयर के हाथ में आएगा, कितनी तेज वेलोसिटी से, कितनी तेज फोर्स से आएगा, क्योंकि इसे हमें तो आफ्टर ऑल इसकी वेलोसिटी को हमें 0 करना होगा, है ना। तो हमें सबसे आसान माध्यम क्या होता है कि हम यहाँ देखिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का मोशन, ये लॉ ऑफ मोशन से F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। m क्या है, मास को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो तो 100 ग्राम है तो 100 ही रहेगा। v क्या है, v है आपकी ये वेलोसिटी, है ना। ये किस स्पीड से आ रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड। और u क्या है, यहाँ पर उल्टा है, v जो है इनिशियल, मतलब जिस स्पीड से आ रहा है, और v क्या है, u क्या है, जो जिस स्पीड में हम लोग रोकेंगे। तो रोकने का मतलब आफ्टर ऑल इसे 0 हम लोग करेंगे, तो v माइनस यू। तो हमें ना m पे कंट्रोल है मास पे, ना v पर, ना u पर, ये सारे कांस्टेंट हैं, है ना। ये हमने सिंबल इसीलिए बनाई, ये सारे कांस्टेंट, इस पे हमारी बस है ही नहीं। हमारे पक्ष में सिर्फ क्या है, t, टाइम, बिकॉज ये जो है फोर्स जो है ये प्रोपोर्शनल होते हैं t के। तो हम अगर यहाँ अगर करेंगे तो ये हमारे पास ज़्यादा मास, ज़्यादा फोर्स लगेंगे, है ना, बॉल छिटक सकता है। यहाँ करेंगे हम कंफर्टेबल, चोट नहीं आएगा, है ना। और यहाँ अगर करेंगे तो बिल्कुल आराम पूर्वक हम कैच कर सकते हैं, मतलब हमने अपने टाइमिंग को, कैच की टाइमिंग को कम किया। ओके,
तो ये क्या किए, F इक्वल टू K, मतलब ये सारे कांस्टेंट हैं अपॉन T। तो हमारे बस में क्या है, सिर्फ T है, इसलिए हमने टाइम को कम किया। इसको यूज करेंगे बच्चे अपने लाइफ में। जब आप जो है क्रिकेट खेलेंगे तो बॉल को पकड़ने के लिए हाथ में बॉल जैसे आता है उसे ऐसे नीचे खींचेंगे, है ना, नीचे खींचते हुए उसको कांस्टेंट करेंगे, 0 पे लाएंगे, ना कि अचानक यहाँ रोक लेंगे। अचानक रोक लेंगे तो हाथ में चोट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके बच्चे, बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं होंगे, है ना, क्योंकि हम लोग बोरिंग क्लास करते ही नहीं है ना। अगर बोर हो रहे होंगे तो वीडियो को रोक लेंगे, थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएंगे और उसके बाद फिर से देखेंगे। फॉर, अब ये लॉ ऑफ मोशन क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया, हिंदी में प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में होता है। क्या होता है, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में होता है ना। तो इसे आप रट लेंगे। अब ये देखो एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं, ये रॉकेट लॉन्च हम लोग कर रहे हैं, है ना। रॉकेट जो है मूविंग, ऊपर जा रहा है ना, लेकिन वो ऊपर कैसे जा रहा है, ये देखिए हॉट गैसेस जो है नीचे छोड़ रहा है ना, गैस नीचे आ रहा है। जितनी स्पीड से ये नीचे आ रहा है, ईंधन वो उसे जलाता है और गैस नीचे आता है, जितनी स्पीड से ये नीचे आएगा ये उतनी स्पीड से ये ऊपर जाएगा, है ना। तो दिस इज ए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम लोगों की जो रॉकेट है, रॉकेट हम लोग लॉन्च करते हैं। आपने सुना होगा कि हम लोगों ने जो है, हमारे देश ने मंगल ग्रह पर भी अपनी रॉकेट भेज दिया, है ना। वो कैसे भेज दिया, किसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, है ना, क्योंकि वो लाखों किलोमीटर दूर है हमसे, है ना। उसी टाइप से ये देखिए बैलून में हमने एयर भरा हुआ है और हमने यहाँ पर पहले हमने बंद करके रखा था और अचानक हमने इसे छोड़ दिया तो जो है बैलून मूव करने लगता है, ऊपर जाने लगता है। और वो ऊपर कैसे जाता है, ये एयर ऐसे छोड़ता है। आप इसकी प्रैक्टिकल घर में कर सकते हैं। आप एक बैलून लीजिए, है ना, और उसको फुलाइए, फुलाने के बाद उसको अचानक ऐसे छोड़िए, है ना, अचानक छोड़ देंगे तो ये मूव करेगा, है ना, वो बैलून इधर उधर चला जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए गन है ना, रिएक्शन। गन से ये हमारे बुलेट्स निकलते हैं। बुलेट में जितनी तेज ये बुलेट्स जाएगा उतना ही तेज ये गन भी पीछे आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देखिए बुलेट्स की मास कम होता है, वेलोसिटी ज़्यादा होता है। तो मास इनटू वेलोसिटी, तो फोर्स उतना पीछे भी आएगा। ठीक है, तो दिस इज ए थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब एक आता है जो न्यूमेरिकल में यूज होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होता है ना। तो ये क्या होता है, डूरिंग एनी कॉलिशन द मोमेंटम बिफोर कॉलिशन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन। कॉलिशन का मतलब क्या होता है, टक्कर, दो ऑब्जेक्ट के टक्कर। तो यहां पर बोल रहा है डूरिंग द कॉलिशन, मतलब इन दी टक्कर, है ना। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिशन, टोटल मोमेंटम हमने पहले जो है हम अति पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिशन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन। तो बाद के कॉलिशंस के ये बराबर होते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में इसको प्रूफ करने के लिए लेट्स टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, वी आर टेकिंग
बोथ आर मूविंग ऑन द सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड देयर वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ बी, है ना। एग्जाम्पल में ये देखिए, आपको क्लियर ज़्यादा होंगे। ये ऑब्जेक्ट हैं ए और दूसरे ऑब्जेक्ट हैं बी, इसकी वेलोसिटी है un, इसकी वेलोसिटी है u2, इसके मास हैं m1, इसके मास हैं m2। तो हमने वही दिखाया है, इसमें इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, बिफोर कोलिशन u1 इज ग्रेटर देन u2। जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तभी तो ये एक दूसरे से टक्कर करेगा। तो यहाँ पे a जो है b से कोलिशन होता है, तो यहाँ पर फोर्स कौन सा लगाता है? ए का फोर्स क्या हो जाएगा? जो बी लगाता है, और बी का फोर्स क्या होगा? जो ए अप्लाई कर रहा है ना। यहाँ उल्टा होता है। तो दोनों का ए का फोर्स F1 मान लेंगे और बी का फोर्स F2 मान लेंगे डूरिंग कॉलिशंस। उसके बाद कॉलिशंस के बाद क्या हो जाएगा? आफ्टर कॉलिशंस दोनों फिर अलग अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के फोर्स अलग अलग डिफरेंट है ना। तो ये हो जाएगा, ये है m1 u1, ये m2 u2, और फाइनल जो है वो क्या हो जाएगा? फोर्स m1 v1 और m2 v2। तो हियर वी नीड टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है? m1 u1 प्लस m2 u2 मतलब बिफोर कॉलिशंस इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 मतलब आफ्टर कॉलिशंस दोनों बराबर होंगे, है ना। यही तो डिफिनेशन है ना। ड्यूरिंग एनी कॉलिशंस द टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिशंस इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिशंस। ओके, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या होगा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या होगा? F1 इक्वल टू माइनस F2, है ना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से होता है। और बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma। तो हम F1 की जगह हम रखेंगे m2 a2। ये किसका हो गया? m2 a2 किसका हो गया? अभी हमने बताया था जब कॉलिशंस जब होगा, है ना, तो a का फोर्स b का फोर्स हो जाएगा और b का फोर्स a का फोर्स हो जाएगा। तो m2 a2 इक्वल टू माइनस m1 a1। ओके, तो यहां पर हम लोग इसकी a2 की a2 क्या है? इसकी हम लोग वो रखेंगे m2। तो ये हो m2 में a2 की वैल्यू रखेंगे v2 माइनस a2 अपॉन t। आप जानते हैं आपका जो है ये फॉर्मूला, है ना। और सेम जो है माइनस m2 माइनस m1 में a1 का वैल्यू रखेंगे v1 माइनस u1 अपॉन t। एक्सीलरेशन का आप फॉर्मूला जानते हैं, है ना। अब यहाँ पर t इधर भी है, t इधर भी है, तो दोनों t कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? m2 इंटू v2 हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैथ्स में जैसे करते हैं कि इसको पहले इससे फिर इसको इससे, है ना। m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल टू माइनस इसको फिर वैसे करेंगे m1 v1 और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस सिंबल दे दिए। m1 u1 यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया m1 u1। और उसके बाद हमने यहाँ पर v1 वाले को m2 v2 है तो v1 वाले को
v वाले को v साइड में लाएंगे, u वाले को u साइड में लाएंगे। तो यहाँ पर इसको हमने लेफ्ट साइड में ले आया, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 u1, है ना ये वाला, इसको राइट साइड में लाया m2 u2। प्रूव्ड, यही तो हमें प्रूव्ड करना था। नाउ इट्स प्रूव्ड। ओके, अब यहाँ पर आता है एक फाइनल पॉइंट्स है जो 9th में है, मजल्स एंड रिकॉल वेलोसिटी, है ना, कि हम लोग जब बंदूक से जो है कोई गोलियां फायर करते हैं, है ना, तो वो किस टाइप से एक्ट करता है। तो ये देखिए हमारे पास ये एक गोलियां हैं, इसको हम लोग फायर कर रहे हैं, ये बंदूक हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक्सीलरेशन फोर्स ऑफ ए बुलेट्स को हम लोग का पहले वो निकालेंगे, है ना। तो बाय द थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, mb uv, mb क्या है, मास ऑफ बुलेट्स इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स प्लस मास ऑफ गन्स एंड वेलोसिटी ऑफ गन्स इक्वल टू, है ना, अब क्या होगा, मास ऑफ बुलेट्स इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स प्लस मास ऑफ गन्स एंड वेलोसिटी ऑफ गन्स, ये दोनों साइड इक्वल होंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी चाहे आपके बुलेट्स का हो या गन का हो, दोनों का 0 है। तो यहाँ हम यूवी की जगह हम लोग 0 जब पुट करेंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे। तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई 0 करने से वो सभी 0 हो जाता है। यू जी, इसको भी जब 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा एम बी वी वी प्लस एम जी वी जी। तो यहाँ हमने सेम लिख दिया, है ना, कि 0 प्लस 0 इक्वल टू एम बी वी बी प्लस एम जी वी जी। इसको हमने प्लट के लिख दिया, है ना, क्योंकि ये हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। ओके माय फ्रेंड, क्योंकि न्यूमेरिकल के बिना हमारे ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होंगे। ओके, तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। आपको इसमें कमेंट्स में सिर्फ अच्छा ही नहीं लिखेंगे, आप ये भी लिखेंगे आपको इसमें क्या चाहिए, इसमें कमी क्या थी, तभी तो हमें पता चलेगा ना आप क्या जानना चाहते हैं, है ना। आप जो जानना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और ये लेसन तभी कंप्लीट होंगे जब आप न्यूमेरिकल पार्ट्स को भी देख के सारी न्यूमेरिकल आप कर लेंगे, क्योंकि साइंस में कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके न्यूमेरिकल भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चे। ओके माय फ्रेंड, तो मुझे आई थिंक्स कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसमें कोई ऐसा टर्म्स नहीं था जो कि आपको समझ में ना आया, है ना। तो बी कॉन्फिडेंस और हमसे दोस्ती कीजिए, है ना। अब तो दोस्ती एक जो है फ्रेंडशिप रिलेशन है,